पाकिस्तान की अक़लीती बरादरी ने पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफा पाकिस्तान तक हर महाज पर काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। पाकिस्तान अमन, उजाले और उम्मीद की सरजमीन। पाकिस्तानी कौम हर किस्म की तफरीक से बालातर होकर किसी भी जारहियत और इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देना जानती है। क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफा पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी के अहम किरदार पर फ़ख्र है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन के मुताबिक अक़लियती बरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दिवाली की खुसूसी तकरीब से खिताब। हिंदू बरादरी और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के हमरा दिवाली का केक काटा। सनती तरक्की घरेलू, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की से मशरूत। घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई की जाए। छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों में खवातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दाम खुशाइन। ज़राई अजनास की प्रोसेसिंग के लिए दही इलाकों में SMEs के हवाले से तरबियत दी जाए। समीरा के रोड मैप के इतलाक़ की वाज़ेह मुद्दत तय की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ज़राई और सनती शोबे को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म की सनती और ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए बिजली के मौसर इस्तेमाल की जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। सनती पैदावार से मुतालिक तमाम इदारे सनतकारों और सरमायाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। बिजली की पैदावार का मुस्बत इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। मोहम्मद इसाक डार ने रिमांडर स्क्रॉबलर्स को तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। GSP प्लस समेत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वकार बुलंद किया। आलमी नशरियाती इदारे CNN का भी पाकिस्तान अमरीका करीबी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात का एतराफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की मुस्बत हुकूमती और अस्करी सफारतकारी ने खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ा दी। सर ट्रंप फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के गर्विदा। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताउन भी बढ़ रहा है। CNN। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाए हैं, जुग्राफिया नहीं बदला जा सकता। दहशतगर्दी तवील अरसे से दोनों ममालिक को मुतासिर कर रही है। अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही तनाव की असल वजह है। अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी जारी रहेगी। उम्मीद है मुआहदे के बाद दोनों मुल्क अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अल जजीरा को इंटरव्यू। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का बाकायदा आगाज। मुतासरीन में इमदादी चेक्स की तकसीम शुरू। मुतासरीन को मुआवजे की रकम, चेक और ATM कार्ड मिलेगा। मुतासरीन के लिए कायम काउंटर से 50,000 रुपए नकद, बाकी रकम चेक और ATM कार्ड के जरिए निकलवाई जा सकेगी। तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। कच्चे घरों, जानवरों और फसलों का भारी नुकसान हुआ। सैलाब से निमटने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। अब तक 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका। मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। आखिरी मुतासरा शख्स के नुकसान के इजाले तक चैन से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दीपालपुर में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ वज़रा और नुमाइंदों की भी मुलाकातें। सूबे में तरक्याती मंसूबों, मजदूरों और किसानों की फलाह, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी और इंतजामी सूरत हाल, शहरी मसाइल, ज़रई पॉलिसीज पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। दहशतगर्द तरक्की के दुश्मन दहशतगर्दों से मरूब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सीसा बिलाई दीवार बनकर खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई पुलिस को दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए वफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। ये गाड़ियां आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नाबालिग वजीर आला का फैसला बचकाना सोच की अक्कासी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए वफाकी हुकूमत से मिलने वाले 600 अरब रुपए का आज तक हिसाब न दे सकी। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी। ICT बरामदात सर्विसेज मईशत में सफ़े अव्वल पर। ICT बरामदात में 18 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। रवा माली साल जुलाई से सितंबर ICT बरामदात 1.057 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। सितंबर 2025 में ICT बरामदात 25.3% इजाफे से 366 मिलियन डॉलर्स रही। जुलाई और सितंबर के दौरान 953 मिलियन डॉलर्स तिजारती सरप्लस हासिल किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2436 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,66,242 पॉइंट्स पर बंद। मजमूई तौर पर 485 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ। 289 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 156 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 40 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में 27 अक्टूबर को यौम स्याह मनाया जाएगा। श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा। हक खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के आज़म का यादा। पुलवामा में 3 मंजिला मदरसे पर पुरस्रार आतिशज़दगी। वाक़या इस्लामी इदारों को कमज़ोर करने की BJP और RSS हुकूमत की मुहिम का हिस्सा है। मकामी अफराद। बैरून मुल्क मुकीम भारतीय आला ओहदेदार आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा। फैशिस्ट मोदी की रियासती सरपरस्ती में खुफिया मालूमात का गलत इस्तेमाल आलमी सिक्योरिटी के लिए नया चैलेंज। भारतीय नजात माहिर उमूर टेलिस की खुफिया अमरीकी दस्तावेजात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। FBI ने टेलिस के घर से 1000 से ज्यादा टॉप सीक्रेट और सीक्रेट दस्तावेजाती मवाद बरामद किया। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की चश्मकुशा रिपोर्ट। इसराइल ने अमन माहदे की धज्जियां उड़ा दी। जंगी जुनूनियत की वजह से गजा जंग बंदी खतरे में। फिजाई और जमीनी हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। रफा और खान यूनस में जोरदार धमाके और फायरिंग। पनाह गुज़ीन कैंप्स पर भी बमबारी। गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर भी बंद। इमदादी काफिलों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इसराइल की 80 मरतबा जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। अब तक 97 अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके। अमरीकी सदर ने रूस से तेल की खरीदारी न रोकने पर एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। रूसी तेल की खरीदारी बंद करने तक भारत को भारी टैरिफ अदा करते रहना पड़ेगा। चीन का टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर उसे हमारे लिए भी कुछ करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट का पहला रोज। पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 259 रन। कप्तान शान मसूद ने 87 और अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन स्कोर किए। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। साइमन हार्मर और केशव महाराज की 2 विकेट्स। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त। कनाडा में रिचर्डसन वेल्थ ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट। पाकिस्तान के मोहम्मद अशरफ इरफान ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के सेम टोट को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त। अशरफ इरफान ने मुकाबला 11-9, 11-1 और 11-5 से अपने नाम किया। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल-कादसिया ने न्योम के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी समेटी। फातह टीम की जानिब से तीनों गोल जुलियान कोनोनीस ने किए। पॉइंट्स टेबल पर अल-कादसिया की दूसरी पोजीशन, अल नसर सरफहरिस्त। और चीन में निकबो ओपन टेनिस। काजाकिस्तान की अलीना रेबकीना ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस की एकातेरिना अलेक्जेंडरोवा को शिकस्त। रेबकीना का करियर का ये 10वां टाइटल है। Rybakina
再次为您介绍2025俄罗斯宁波网球公开赛冠军莱巴金娜。अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरें भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हर माँ को जब सुबह सवेरे बच्चों के नाश्ते और लंच बॉक्स की फिक्र सताए, ऐसे में अगर गैस का सिलेंडर भी दगा दे जाए, माँ का फिर सारा दिन परेशानी में ही गुजर जाए। ऐसी लाखों माँओं और बच्चों का ख्याल रखने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इक़दाम, गैस सिलेंडर से निजात के लिए अरसा दराज से गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी का मुकम्मल खात्मा। अब RLNG घरेलू कनेक्शन से बर वक्त खाना बनाना, पानी गर्म करना सब हुआ आसान। महंगी LPG की निस्बत सस्ती और माहौल दोस्त RLNG से तवानाई के अखराजात में 30% तक नुमाया कमी से घरेलू बजट रहे अंडर कंट्रोल। अपना RLNG घरेलू कनेक्शन आज ही हासिल करने के लिए सुई गैस कंपनीज की डिजिटल ऐप के जरिए दरख्वास्त जमा करवाएं या सुई गैस कंपनीज के रीजनल दफातर या वेबसाइट विजिट करें। मजीद मालूमात के लिए सुई नॉर्दर्न या सदर्न हेल्पलाइन पर राब्ता करें। वजारत तवानाई, पेट्रोलियम डिवीजन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान अमन, उजाले और उम्मीद की सरजमीन है। वतन अजीज़ में फितने, फसाद और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफा पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी के अहम किरदार पर हमें फ़ख्र है। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, बता रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में दिवाली के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिंदू बिरादरी और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के हमरा दिवाली का केक काटा। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वतन अजीज़ की तरक्की के लिए अक़लियती बिरादरी के निहायत अहम किरदार के मोतरिफ हैं। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम हर किस्म की तफरीक से बालातर होकर किसी भी जारहियत और इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देना जानती है। पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक हर महाज पर काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। पाकिस्तान उजालों, अमन, अमांगी और तहम्मुल की सरजमीन है, बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफ़रत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 11 अगस्त 1947 के विजन के मुताबिक अक़लियती बिरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पुरअज़्म है और इस सिलसिले में तमाम शोबों में इक़दामात किए जा रहे हैं। पहला संग मील वफाकी काबीना की जानिब से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दी जा चुकी है। कौमी अक़लियती कमीशन बिल की सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी है ताकि कौमी अक़लियती कमीशन को कानूनी तौर पर मजबूत किया जा सके। मेरिट के अलावा भी सरकारी मुलाज़मतों में अक़लियतों के लिए 5% कोटा मुख्तस किया गया है। अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को हर सतह पर वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत भी पूरी तरह शामिल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आईने पाकिस्तान में रियासत के तमाम शहरियों के लिए बुनियादी हकूक बराबर हैं। सरकारी सतह पर दिवाली के त्यौहार का इनेकाद इस बात का अक्कास है कि रियासत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहस्तानी ने कहा कि तमाम मज़ाहब अमन का दर्स देते हैं, दहशतगर्दी को किसी एक मजहब से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि रवां साल मई में जब दुश्मन ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की तो अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हमायत से मोदी का गरूर खाक में मिला दिया।
तकरीब में प्रोफेसर चंचल नवाब ने दिवाली के फलसफे पर रोशनी डालते हुए सरकारी सतह पर इस तकरीब के इनाकाद को सराहा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दाम खुशाइंद हैं। घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई की जाए ताकि इन्हें कारोबारी वसअत के लिए कर्ज के हुसूल में आसानी हो। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में समीरा के तंजीम नौ और SMEs की तरक्की पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों की तरक्की से मशरूक है। तरक्की याफ्ता ममालिक में बड़ी सनतों का खाम माल SMEs फराहम करती हैं। समीरा के रोड मैप के इतलाक की वाज़े मुद्दत तय और इतलाक जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। समीरा की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की के लिए वजारत सनत और पैदावार के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रई इजनास की प्रोसेसिंग के लिए देही इलाकों में SMEs के हवाले से तरबियत को यकीनी बनाया जाए। इजलास को समीरा की तंजीम नौ और SMEs की तरक्की के लिए इक़दामात पर ब्रीफ किया गया। इजलास को बताया गया कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में SMEs की तरक्की के लिए दफातर खोल दिए गए हैं, जिसकी आवाम और चैम्बर्स की तरफ से पजीराई की जा रही है। समीरा का निजी शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील दिया जा चुका, जबकि आइंदा चंद रोज में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती मुकम्मल कर ली जाएगी। इजलास में SMEs को रस्मी मईशत का हिस्सा बनाने के लिए इक़दामात का रोड मैप भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनत व ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज का जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत बहाम पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी हिदायत की कि मुल्की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पावर डिवीज़न जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील दे। सनती पैदावार से मुतल्लिक तमाम इदारे सनतकारों और सरमायादारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में बिजली की पैदावार की ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम करने की भी हिदायत की। उनका कहना था कि बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म को पावर डिवीज़न की तरफ से मुल्क में बिजली की पैदावार और इसके जामे और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिन इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल लतार, वफाकी वज़ीर इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न अहद खान चीमा, मुशीर सनत हारून अख्तर और दीगर मुतल्लिका सरकारी ओहदेदारान और अहलकारों ने शिरकत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के नए तैनात सफ़ीर रेमंडास ग्रोबलस ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने नए सफ़ीर को मुबारकबाद पेश करते हुए GSP+ समेत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए अपने आज़म का इयादा किया। मुलाकात में हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर इकामा तसोशवाची ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और जापान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में हम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की मुस्बत हुकूमती और अस्करी सफारतकारी ने खित्ते में मुल्क की अहमियत में नुमाया इजाफा कर दिया है। मारूफ आलमी नशरियाती इदारे CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में इस अमर का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में एक मौसर अस्करी ताकत बनकर उभरा है, बल्कि आलमी सतह पर इसकी सिफारती पोजीशन भी मजबूत हुई है। रिपोर्ट में तज्जियाकार फरीद ज़करिया का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और भारत के माबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया है। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप, जो पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के करीबी समझे जाते थे, अब पाकिस्तानी सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में होने वाली एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। CNN ने दावा किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ अस्करी बल्कि इक़्तिसादी मैदान में भी ताउन में इजाफा हो रहा है। CNN के मुताबिक अमरीका ने इस बात को महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है, जिसकी पेशा वराना सलाहियतों ने सऊदी अरब को भी मुतासिर किया है। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहिदा किया है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया है कि भारत की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो चुकी और पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कामयाबियां उसकी आलमी शनाख्त को मजीद मुस्तहकम कर रही हैं।
वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अल जजीरा अरबिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। दहशतगर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्द ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला करना शुरू कर दिया है, इनकी मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। तफसील शेयर कर रही हैं वर्दा सलीम। उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। तीनों दरियाओं के बिफरने से इर्द गिर्द के इलाकों में शदीद तबाही हुई। ताहम सैलाब के दौरान तमाम महकमों ने भरपूर अंदाज में काम किया। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों का 70% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। 25 लाख अफराद की जो इवैक्यूएशन हुई, 22 लाख जानवरों को, जो आपका माल मवेशी डंगर जिसको कहते हैं, जो आपका रोजगार है, उनको बचा बचा के हम बेड़ों पे बचा के हम लेकर आए। जहां पर खाना नहीं पहुंचा सकते थे वहां कश्तियों पे राशन पहुंचाया, पका हुआ खाना पहुंचाया। तकरीबन 12-13 लाख अफराद का इलाज हुआ जो सैलाब से मुतासरा लोग थे, उनके जानवरों का इलाज हुआ। 1000 के करीब फील्ड हॉस्पिटल्स जो थे, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, वो आपकी खिदमत में हाजिर थे। उन्होंने कैंप्स में जाके, टेंटों में जाकर वहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके आपको मोबाइल हॉस्पिटल से इलाज फराहम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रखा गया है। मुतासरीन की बहाली और इमदाद उनका हक है, हमारा कोई एहसान नहीं। 50,000 रुपया आज आपको कैश इस काउंटर से मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी आपकी जो रकम है वो आप ATM कार्ड के जरिए निकलवा सकते हैं। 3 लाख रुपया एक दिन में आप निकाल सकते हैं। जो लोग जान की बाजी हार गए हैं इस सैलाब के अंदर, हर फर्द को हमने 10 लाख रुपया जो है वो दिया है। उसके खानदान को, जिसका पूरा घर गिर गया है, उसको भी 10 लाख रुपया दिया गया है। जिसका घर जो है उसका 1 कमरा या 2 कमरे या 3 कमरे गिर गए हैं, उसको 5 लाख रुपया दिया गया है। और जिसकी फसलों का नुकसान हुआ है, पर एकड़ 20,000 रुपया उसका अजाला जो है वो दिया गया है। वज़ीर आला ने इस मौके पर मुतासरीन में इमदादी रकूम तकसीम की। दीपालपुर के सैलाब मुतासरा हर फर्द को 50,000 कैश और ATM कार्ड दिया गया और 500 सैलाब मुतासरीन को एक ही दिन में 9 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन को अगली नशिस्तों पर बिठाने की हिदायत की। वो खुद भी सैलाब मुतासरीन के दरमियान बैठी और सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गयी। सैलाब मुतासरा खवातीन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से माली ताउन पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बुजुर्ग खातून नूर बेगम और ज़ैनब बीबी का हाथ पकड़कर खुद उन्हें काउंटर पर ले गईं, उनसे प्रोसेस मुकम्मल करवाया और बायोमेट्रिक के बाद उन्हें 50,000 रुपए और ATM कार्ड जारी किया। वज़ीर आला को उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में मुलाकात के दौरान सियासी उमूर समेत मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने बिलावल भुट्टो जरदारी को दाखिली सलामती और क़याम अमन के लिए उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही मुमकिन है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ वज़रा, नुमाइंदों और शख्सियात ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के सदर डॉक्टर नदीम कमर और कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली शामिल थे। इन मुलाकातों में सूबे में तरक्याती मंसूबों, मजदूरों और किसानों की फलाह, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी और इंतजामी सूरत हाल, शहरी मसाइल, ज़रई पॉलिसीज़, अदबी और सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने और इदारे के दायरे कार में तौसी की हिदायत की, जबकि ज़रई और समाजी शोबों में जारी मुस्बत काबिशों को सराहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के मकामी हस्पताल में रुकन कौमी असम्बली सरदार अली गौहर खान महर और रुकन सिंध असम्बली अली नवाज खान महर की वालिदा की अयादत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने
वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श खान महर और घोटकी की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन मंगल खान महर से भी उनकी चची के सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहमद अली खान महर से भी उनकी दादी की सेहतयाबी के हवाले से दुआ की। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इन्हें विफाक की जानिब से आलमी मेयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई। खुसूसी गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये गाड़ियाँ वापस करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सुहेल आफरीदी की नाबालिग और बचकाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। आज के इस फैसले से साबित हुआ है कि आपने 600 अरब तो उसका तो हिसाब नहीं दिया, वो तो पुलिस के जवानों पे और दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं लगाए जो वफाकी हुकूमत ने खुसूसन केपी को दिए थे। और अब अगर वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला ने आपको बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गाड़ियां दी हैं जिससे हमारे जवान और अफसरान महफूज रह सकते हैं और दहशतगर्दी की जंग तेज हो सकती है, तो इस नाबालिग और बचगाना सोच ने एक दफा फिर हमारे अफसरान के लिए भी खतरात बढ़ाए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ना लड़ने का जो इरादा या जो रिजॉल्व इस सियासी हुकूमत का है वो इससे नजर आया है। बलूचिस्तान असेंबली ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की जानिब से रहमत साले बलोच के भाई के कत्ल और अमन अमान की सूरत हाल पर पेश करदा मजम्मती करारदाद मुतफक्का तौर पर मंजूर कर ली। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं और इसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्द तरक्की की राह नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने माली साल 2025-26 की सहमाई जुलाई से सितंबर में नुमायां तरक्की की है। इस अरसे के दौरान ICT बरामदात 18 करोड़ डॉलर इजाफे के साथ 1.057 अरब डॉलर्स की सतह तक पहुंच गई, जो कि मुल्की सर्विसेज मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा है। सितंबर 2025 के महीने में ICT बरामदात में 25.3% इजाफा देखने में आया, जिसके बाद बरामदात का हजम 36 करोड़ 60 लाख डॉलर तक पहुंच गया। ICT इंडस्ट्री ने जुलाई तक सितंबर 2025 के दौरान 95 करोड़ 30 लाख डॉलर का तिजारती सरप्लस हासिल किया। ये सरप्लस गुज़श्ता साल के अरसे में 76 करोड़ 50 लाख डॉलर था, जिसमें इस साल 24.6% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी का रुझान देखने में आया और 100 इंडेक्स 2436 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,66,242 पर बंद हुआ। तफसील बताएंगे ज़मीर अब्बास। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी के हवाले से दोहा में होने वाले कामयाब मुज़ाकरात के बाद आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई, जहां एक तरफ हुकूमत की कामयाब सिफारतकारी की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब मौसर इक्तसादी पॉलिसीज की वजह से मुल्क के तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने रवा माली साल के पहले 3 माह में 1 अरब 5 करोड़ डॉलर की बरामदात की है, जो कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। हुकूमत की बेहतर मुआशी हिकमत अमली की वजह से सितंबर 2025 में करंट अकाउंट बैलेंस 11 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा, जो कि अगस्त 2025 में 32 करोड़ 50 लाख डॉलर खसारे में था। इस वक्त वजीर खजाना अमेरिका में, जहाँ उनकी काफी मुफीद मुलाकातें हुई हैं, खासतौर पर वर्ल्ड बैंक से, IMF के साथ, और पाकिस्तान ने IMF के साथ 1.1 बिलियन डॉलर की ट्रांस है बहुत जल्द हासिल कर लेगा। यही वजह है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स मार्केट के पॉजिटिव साइड के ऊपर नजर आते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर हम देख रहे हैं कि डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 485 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 289 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 156 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 40 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 51 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत के 4,51,000 सौदे हुए, जिसमें 1 अरब 47 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज सोने की कीमत में भी कमी देखी गई। सोने की कीमत 1400 रुपए की कमी के बाद फी तोला सोना 4,44,900 रुपए पर आ गया। समीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। तरक्की और मनसूबाबंदी के विफाकी वज़ीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की मईशत बतदरीज बेहतरी की जानिब गामज़न है। तफसील नवीद हयात से।
ریسکیو ہیڈ کوارٹر لاہور میں قومی ریسکیو چیلنج کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال نے کہا کہ موجودہ قیادت نے اقتدار سنبھالا تو ملک کے دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں صرف 2 برس میں ملکی معیشت کو ترقی کی سمت پر گامزن کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو مارکہ حق میں ایسی شکست دی ہے جو وہ نسلوں یاد رکھے گا، اب ہمیں مارکہ ترقی میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی ریاست کا امیج اور وقار پوری دنیا میں بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ جیسے ہم نے مارکہ حق جیتا ہے، اسی طرح اب ہم نے مارکہ ترقی جیتنا ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کو دائمی تبھی بنایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم سب 24 کروڑ عوام مل کر پاکستان کے مارکہ ترقی کو بھی اسی جذبے سے کامیابی سے ہمکنار کریں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پنجاب میں حالیہ سیلاب میں جس طرح سے ریسکیو جوانوں نے ہزاروں جانیں بچائیں، جو ان کی خدمات اور پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قومی ریسکیو چیلنج مقابلہ انسانیت کو بچانے کا مقابلہ ہے، یہ پیشہ نہیں بلکہ عظیم عبادت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگلی مرتبہ جب نیشنل ریسکیو چیلنج ہوگا تو اس میں زیادہ خواتین حصہ لیں گی، کیونکہ خواتین بھی کسی شعبے میں مردوں سے کم نہیں۔ 1122 کی کامیابی کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا پورا ادارہ اور عملہ، ہر شخص خود کو ایک پیشے سے یا نوکری سے وابستہ نہیں سمجھتا، وہ خود کو انسانیت کا سپاہی سمجھ کر انسانیت کو اور انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ہر دم اپنی جان داؤ پہ لگانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تقریب سے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور سیکٹری ریسکیو اینڈ سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے بھی خطاب کیا۔ وفاقی وزیر نے ریسکیو کرنے والے مختلف تربیتی اسٹال کا دورہ کیا۔ انہوں نے ریسکیو میں استعمال ہونے والی مختلف اشیاء کا معائنہ بھی کیا۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے مستند اعداد و شمار کو اپنی پالیسی کا حصہ بنانا ہے۔ اسلام آباد میں شماریات کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ روزگار کی فراہمی، عوامی خدمت، مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اب محض ڈیٹا جمع کرنے والا ادارہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ ڈیٹا پہ مبنی رہنمائی اور قومی و ترقیاتی بصیرت فراہم کرنے کا مرکز بنایا جائے گا۔ ہمارا ویژن ہے کہ پی بی ایس کو ملک کے لیے ایک نیشنل ڈیٹا ہب میں تبدیل یا ٹرانسفارم کیا جائے، جہاں عوام، نجی شعبہ، پالیسی ساز اور ریسرچ سے متعلق افراد حقیقی وقت میں معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ آج جس ویب سائٹ کو لانچ کیا گیا ہے، یہ اسی طرف ایک قدم ہے کہ ہم عام شہری تک ڈیٹا کی رسائی کو آسان سے آسان بنائیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے ادارہ شماریات کی نئی ویب سائٹ کا افتتاح کیا۔ شماریات کے عالمی دن کے حوالے سے واک بھی کی گئی، جس میں وفاقی وزیر کے ہمراہ ادارے کے حکام نے شرکت کی۔ مقبوضہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں، جس میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے پر بھارت کے جابرانہ اور غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کے لیے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منائیں۔ کے ایم ایس کے مطابق یوم سیاہ منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کے خلاف متحد ہونے پر زور دیا گیا۔ پوسٹرز میں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجرا، مسلمان ملازمین کی برطرفی اور کشمیر کے اسلامی ثقافتی تشخص کو مٹانے کے لیے تعلیمی نصاب کو تبدیل کرنے کی مذمت کی گئی، جس کا مقصد مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ پوسٹرز میں خبردار کیا گیا کہ ہندو علامتوں اور مجسموں کی تنصیب کشمیر کے تاریخی اور مذہبی تشخص کو تبدیل کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ ضلع پلوامہ کے علاقے رہمو میں ایک 3 منزلہ مدرسے پر پراسرار طور پر آگ لگی، جس سے وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ واقعہ مقبوضہ علاقے میں اسلامی اداروں کو کمزور کرنے کی بی جے پی اور آر ایس ایس حکومت کی مہم کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، بلکہ دارالعلوم پر پرے پورہ، جامع سراج العلوم شوپیاں اور مدرسہ سلیم سری نگر کو بھی حالیہ مہینوں میں اسی طرح پراسرار طور پر نظر آتش کیا گیا۔
اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح اور خان یونس میں زوردار دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی۔ جنگ بندی سے اب تک صہیونی حملوں میں 97 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ رافہ میں ایک جھڑپ میں 2 صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے۔ غزہ میں امداد کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ رافہ کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزی سے پیدا ہونے والی صورتحال کے جائزے کے لیے حماس کا وفد سینئر عہدیدار خلیل الحیا کی سربراہی میں قاہرہ پہنچا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں تازہ اسرائیلی حملوں کے باوجود حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اب بھی قائم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی طیارے ایئر فورس 1 پر موجود صحافیوں کو بتایا کہ حماس کی قیادت اس جنگ بندی کی خلاف ورزی میں ملوث نہیں ہے، بلکہ یہ اس تحریک میں شامل کسی باغی گروہ کا کام ہے۔ دوسری جانب جنگ بندی کے باوجود بھی اسرائیلی فورسز کی جانب سے جنوبی لبنان کے شہر نبطیہ میں پر فضائی حملے کیے۔ حملوں میں کئی افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو خبردار کیا ہے کہ جب تک بھارت روس سے تیل کی خریداری بند نہیں کرتا تب تک بھاری ٹیرف ادا کرنا پڑے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھارتی وزیر اعظم مودی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ انڈیا روس کی تیل کی خریداری مزید بند کر دے گا۔ جب ان سے بھارتی ترجمان کے اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا کہ نریندر مودی اور ٹرمپ کے درمیان کسی گفتگو سے وہ واقف نہیں ہیں تو ٹرمپ نے جواب دیا اگر وہ ایسا کہنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے ٹیرف ادا کرتے رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ٹرمپ نے یوکرینی صدر پر روس کی شرائط قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہوئے انہیں خبردار کیا کہ روسی صدر نے کہا ہے کہ اگر یوکرین نے شرائط نہ مانی تو وہ پورے ملک کو تباہ کر دے گا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہ ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی جس کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ اور ٹرمپ نے جنگ کے نقشے مسترد کر دیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ زیلنسکی کو پورے ڈونباس علاقے کو روس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے یوکرین کے جنگی نقشے پھینک دیے اور کہا کہ وہ ان نقشوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ روس کی معیشت بہترین ہے۔ امریکہ میں ایمیزون ویب سروس معطل، 2000 ویب سائٹس بند۔ امریکہ میں ایمیزون ویب سروسز میں تکنیکی خرابی کے باعث 2000 سے زائد ویب سائٹس متاثر ہوئی ہیں جن میں بینکنگ پلیٹ فارمز اور موبائل ایپس بھی شامل ہیں۔ اس خرابی کے نتیجے میں رابن ہوڈ اور وینمو جیسے پلیٹ فارمز کی سروسز بھی متاثر ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان کا تعلق ایمیزون ویب سروسز کے سسٹم میں خرابی کی وجہ سے۔ ایمیزون کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم اس مسئلے سے آگاہ ہیں اور وجوہات کی تلاش جاری ہے۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ کی زیر صدارت علاقائی تجارت بڑھانے کے لیے بہتر رابطوں کی حکمت عملی سے متعلق اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والی علاقائی رابطہ کانفرنس کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ احد چیمہ نے امید ظاہر کی کہ آنے والی علاقائی رابطہ کانفرنس میں اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے جو علاقائی رابطہ کاری اور معاشی انضمام کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ کانفرنس میں ترکی، سعودی عرب، ایران، مالدیپ، سری لنکا، بیلاروس سمیت 10 ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے حکومت ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حافظ محمد علی عابد۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن ہیں اور ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے جو ملک کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا ثبوت ہے۔ قیصر احمد شیخ نے کہا کہ پاکستان نے اب معاشی خود انحصاری کی راہ اپنائی ہے اور ہم سرمایہ کاری اور جوائنٹ وینچر کے ذریعے ترقی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج اس وقت دنیا کی بہترین مارکیٹوں میں شمار ہوتی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں واضح اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک میں ڈیجیٹل اکانومی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا کی کمپنیاں دلچسپی لے رہی ہیں، سٹاک ایکسچینج بوم کر رہا ہے۔ دنیا کی بیسٹ سٹاک ایکسچینج ہمارے یہاں ہے اس وقت، دنیا کی بیسٹ۔ لوگوں کو اس سے بہت مستفید ہوئے ہیں سٹاک ایکسچینج میں جو لوگ بزنس کرتے ہیں، اور نئے لوگوں کو بھی میں یہ انوائٹ کروں گا کہ وہ سٹاک ایکسچینج میں دلچسپی لیں۔ قیصر احمد شیخ نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومتیں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے معاوضہ فراہم کر رہی ہیں، جبکہ متاثرہ علاقوں میں کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں ہزاروں افراد کو علاج، معالجے اور ادویات کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، چنیوٹ۔
قومی ورثہ و ثقافت کے وفاقی وزیر اورنگزیب خان کھچی نے کہا ہے کہ پاکستان ثقافتوں کا سنگم اور اتحاد کا مرکز ہے۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ لوک ورثہ میوزیم تمام صوبوں کے ثقافتی ورثے کی ترویج کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قیمتی ثقافتی ورثے کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی صدارت میں اجلاس میں صوبائی حکومت کی گڈ گورننس روڈ میپ پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ حکام کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو روڈ میپ کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کا قیام ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے فلاحی ادارے شاہ سلمان امدادی مرکز نے صوبہ خیبر پختونخوا کے مستحق خاندانوں کو معاشی بااختیار بنانے کے لیے پالتو مویشیوں کی فراہمی کے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر کنگ سلمان ریلیف سینٹر عبداللہ بقمی نے کہا کہ یہ منصوبہ معاشرے کے کمزور طبقات کو بااختیار بنانے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت لوور اور اپر چترال، لوور اور اپر دیر، سوات، سوابی، ہری پور اور مانسہرہ کے 2500 خاندانوں میں بکریاں اور پولٹری دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ان خاندانوں کو محکمہ لائیو اسٹاک کے تعاون سے مویشیوں کی دیکھ بھال کی تربیت بھی دی جائے گی۔ قومی صحت خدمات کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے نجی میڈیکل کالجز کی فیس میں بے ضابطگیوں پر اظہار تشویش کیا ہے۔ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار ملانی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی جانب سے فیس اسٹرکچر کی خلاف ورزی، ایم ڈی کیٹ امتحانات کی نظام اور نرسنگ کونسل سے متعلق اصلاحات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر صحت نے یقین دہانی کرائی کہ معاملہ زیر غور ہے اور اداروں کی فیس کی جانچ کے لیے ملک گیر سروے جاری ہے۔ تجارت کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین محمد جاوید حنیف کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ کمیٹی نے چینی کے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بے ضابطگیوں پر انکوائری شروع کرتے ہوئے ذمہ داروں کی نشاندہی کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے ریکوڈک اور منرلز میں سعودی اور چینی سرمایہ کاری پر بھی غور کیا اور مقامی ویلیو ایڈیشن منصوبوں کی فیزیبلٹی رپورٹ طلب کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری روشنیوں کا تہوار دیوالی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ تفصیل بتائیں گے شراز علی ڈاہری۔ دیوالی، جسے روشنیوں اور خوشیوں کا تہوار کہا جاتا ہے، ہندو برادری کا ایک اہم مذہبی اور ثقافتی دن ہے۔ ہندو برادری دیوالی کے موقع پر گھروں اور مندروں کو چراغوں، دیوں اور رنگ برنگی لائٹ سے سجا کر ایک دوسرے کو مٹھائیاں پیش کرتے ہیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ ساتھ میں خوب مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے۔ دن کا آغاز پوجا اور مذہبی رسومات سے شروع ہوتا ہے اور مختلف مٹھائیوں، لذیذ کھانوں کے ساتھ ساتھ آتش بازی کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں اور مندروں میں خوشحالی اور امن کی دعائیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہندو برادری کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے دن، اپنے تہوار منائے، اور اس میں ہماری اداروں، پاک افواج، ہماری پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمیشہ پاکستان کی ہندو برادری کو سپورٹ کیا ہے۔ پاکستان میں بھی ہندو برادری یہ تہوار بھرپور مذہبی آزادی اور قومی ہم آہنگی کے جذبے کے ساتھ مناتی ہے۔ حکومت پاکستان اور مختلف سیاسی و سماجی رہنماؤں کی جانب سے ہندو کمیونٹی کو دیوالی کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور کئی علاقوں میں ہندو برادری کے ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دیوالی کی خوشیوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر مندروں کے اطراف سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ کئی مقامات پر بین المذاہب ہم آہنگی کے پیغامات بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ دیوالی صرف ایک مذہبی تہوار نہیں بلکہ امید، روشنی اور بھائی چارے کا پیغام ہے۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا ہے کہ اقلیتیں ملک کی ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کراچی میں دیوالی کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو مظالم کا سامنا ہے، اس کے برعکس پاکستان میں اقلیتوں کو عزت، احترام اور مساوی مواقع حاصل ہیں۔ مضبوط پاکستان کی تعمیر، ماحولیاتی عمل اور تیاری کی 2 دہائیوں کے عنوان سے اسلام آباد میں جرمن ادارے WHH کی تقریب میں مختلف حکومتی اور غیر سرکاری اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے شراکت داروں کے درمیان رابطہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDM میں اگلے مانسون کے لیے جلد تیاری شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ WHH کے سیکریٹری جنرل مسٹر ماتیاس موگے اور جرمنی کے سفیر اینا لیبل نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में सजा 3 रोज़ा ड्रीम फेस्ट 2025 अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। तफसील शेयर कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान। पाकिस्तान के पहले मेगा स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट फेस्टिवल ड्रीम फेस्ट 2025 ने नई तारीख रकम कर दी। फेस्टिवल के दौरान स्पोर्ट्स इवेंट के साथ साथ फोक और कल्चर परफॉर्मेंस, म्यूजिक कंसर्ट्स और आर्ट डिस्प्ले ने शुरका को खूब महसूस किया। फेस्टिवल में फूड स्ट्रीट्स, शॉपिंग जोन और फैमिली एरिया ने इवेंट की रौनकों में मजीद इजाफा किया। इख्तितामी तकरीब में आलमी और कौमी सतह की नुमायां शख्सियात, एथलीट्स, फनकारों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस नौयत के इवेंट्स न सिर्फ मौका फराहम करते हैं बल्कि तख्लीकी सलाहियतों को भी उजागर करते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो नौजवानों को मुस्बत एक पैगाम देती हैं और एक खेलों का रुझान और मैदान आबाद होते हैं। खाने पीने के भी स्टॉल लगे हुए हैं, तो आई मस्ट से कि आप लोग आए ऐसे इवेंट्स पे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स जो हैं वो अरेंज किए जाए। इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब यूथ भी खुश है। हमने रेसलिंग देखी है अभी फ़िलहाल और फुटबॉल का मैच भी देख कर आए हैं, सब बहुत अच्छा है। बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, फुटबॉल मैचेस हुए हैं, रेसलिंग, गोल्फ, यू नेम इट, इट हैड एवरीथिंग यू think of being a sports and entertainment event. समर जाफरी हमारा फेवरेट सिंगर है, हम उसको सुनने आए हैं। यस, हमने फुटबॉल मैच भी देखा है और सारे स्टॉल्स पे भी गए हैं। बहुत अच्छा फूड है और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट भी है। मुंतज़मीन का कहना था कि फेस्टिवल आइंदा साल मजीद बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा ताकि मुल्क भर के नौजवानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खेल, सकाफत और तफरीह का इम्तिजाज मजीद मजबूत बनाया जा सके। इस तरह के फेस्टिवल का इनेकाद काबिल तहसीन है जो कौमी आमांगी, मुस्बत सोच और रोशन मुस्तकबिल की इलामत हैं। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज इंटरनेशनल होम बेस्ड वर्कर्स डे मनाया जा रहा है। दिन का मकसद घर में बैठकर काम करने वाले उन मेहनत कशों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। रिपोर्ट करेंगे अरीबा ज़ीशान। हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल होम बेस्ड वर्कर्स डे मनाया जाता है। ये दिन इन लाखों मेहनत कशों के नाम है जो घरों में बैठकर सिलाई, कढ़ाई, दस्तकारी, खाने पीने की अशिया की तैयारी, पैकिंग या दीगर घरेलू सनतों से वाबस्ता होते हैं। इनमें अक्सरियत खवातीन की है जो न सिर्फ अपने घर की कफालत कर रही होती हैं बल्कि मुल्क की मईशत में भी खामोशी से हिस्सा डाल रही होती हैं। ये दिन साल 2000 में नेपाल के शहर खटमंडू में होने वाले एक तारीखी अलामिये की याद में मनाया जाता है, जहां जनूबी एशियाई मुमालिक ने पहली बार घरेलू सतह पर काम करने वाले मजदूरों को मजदूर के तौर पर तस्लीम करने का अहद किया था। एक बहुत बड़ा शेयर है इकोनॉमी में औरतों का और मर्दों का भी। जैसे अभी जूते बनाने की सनत है, जैसे दस्तकारी है, जैसे फूड पांडा है, जैसे कोई भी ऑनलाइन काम हो रहा है अगर उसमें होम बेस्ड काम का एक बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान समेत कई तरक्की पजीर ममालिक में होम बेस्ड वर्कर्स आज भी मुनासिब उजरत, सोशल सिक्योरिटी और सेहत की सहूलियात से महरूम हैं। इनकी मेहनत तो दिखाई देती है मगर इनका वजूद पॉलिसियों में अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। ये दिन याद दिलाता है कि मईशत को सहारा देने वाले इन खामोश मेहनत कशों को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और वो हुकूक मिलने चाहिए जिनके वो हकदार हैं। आज का दिन उन लाखों मेहनत कशों के नाम है जो घरों में बैठकर अपने हुनर, लगन और मेहनत से न सिर्फ अपनी रोजी कमाते हैं बल्कि मुल्क की मईशत के पहिए को भी रवा रखते हैं। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मिठी 39, तुरबत और छौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلی اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنا لیے۔ دوسرے ٹیسٹ کے ابتدائی روز قومی ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ کپتان چاند مسعود نے 87 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبداللہ شفیق نے 57 رنز سکور کیے۔ دیگر آؤٹ ہونے والے کھلاڑیوں میں امام الحق 17، بابر اعظم 16 اور محمد رضوان 19 رنز بنا سکے۔ سعود شکیل 42 اور سلمان علی آغا 10 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے سائمن ہارمر اور کیشو مہاراج نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ کاگیسو ربادہ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ٹیسٹ میچ کے لیے شائقین کا اسٹیڈیم میں داخلہ مفت ہے۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے اوپنر عبداللہ شفیق نے کہا ہے کہ راولپنڈی اور لاہور کی پچ میں زیادہ فرق نہیں ہے، تاہم یہاں کی آؤٹ فیلڈ تھوڑی سست ہے۔ پہلے دن کے کھیل کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عبداللہ شفیق نے کہا کہ ہم اپنی غلطیوں پر کام کر رہے ہیں، کوشش ہے کہ زیادہ وقت پچ پر گزاریں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ قومی ٹیم سکور کو 320 یا 350 تک لے جائیں گے۔ لاہور سے اگر ہم کمپیئر کریں اس وکٹ کو تو اتنا زیادہ چینج تو نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ ادھر کی آؤٹ فیلڈ تھوڑی سلو ہے، جس کی وجہ سے تھوڑے سکور کم ہوئے ہیں۔ ایز اے پروفیشنل ٹیم مینجمنٹ اور پلیئرز کے درمیان بھی یہ بات ہوتی ہے کہ کیا چیزیں تھی۔ بے شک ہم وہ میچ جیتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ فلاز تھے اور کوشش کریں گے کہ ان کو وہ جو فلا ہے اس کو اوور کم کریں۔ پاکستان کے محمد اشرف عرفان نے رچرڈسن ویلتھ اوپن اسکواش ٹائٹل جیت لیا ہے۔ کینیڈا میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں اشرف عرفان نے انگلینڈ کے سیم ٹوڈ کو اسٹریٹ گیمز میں شکست دی۔ اشرف عرفان نے صرف 43 منٹ کے مقابلے میں 11-9، 11-1 اور 11-5 سے کامیابی حاصل کی۔ بین الاقوامی اسکواش ٹورنامنٹ کی کل انعامی رقم 31,250 امریکی ڈالرز رکھی گئی ہے۔ فائٹ نائٹ باکسنگ میں پاکستان کے حسن غنی نے افغانستان کے رفیع اللہ کو شکست دی۔ ایبٹ آباد میں ہونے والے مقابلے میں حسن غنی نے 4 راؤنڈز میں کامیابی حاصل کی۔ دونوں باکسرز نے آغاز سے ہی جارحانہ انداز اختیار کیا، پہلے ہی راؤنڈ سے ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ 4 راؤنڈز کے اختتام پر ججز نے پاکستان کے حسن غنی کو فاتح قرار دیا۔ مقابلہ دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ میں القادسیہ نے نیوم کو ہرا دیا۔ تبوک میں کھیلے گئے میچ میں القادسیہ نے 1 کے مقابلے میں 3 گول سے کامیابی حاصل کی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے تینوں گول جولیان نے کیے۔ جولیان نے کھیل کے 11ویں منٹ میں گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ پہلے ہاف کے اضافی وقت میں جولیان نے برتری دگنی کر دی۔ 66ویں منٹ میں نیوم کے فارورڈ الیگزینڈر لاکازیٹ نے گول کر کے ٹیم کو واپسی کی امید دلائی۔ 88ویں منٹ میں کوئنونیز نے ایک اور گول کر کے میچ کا فیصلہ القادسیہ کے حق میں کر دیا۔ کینیڈا کے فیلکس اویے الیاسم نے یورپین اوپن ٹینس ٹائٹل جیت لیا ہے۔ برسلز میں کھیلے گئے یورپین اوپن کے فائنل میں فیلکس اویے الیاسم نے جمہوریہ چیک کے جیری لہیکا کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی۔ اویے الیاسم نے 7-6، 6-7 اور 6-2 سے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ رواں سیزن میں اویے الیاسم کا یہ تیسرا ٹائٹل ہے۔ ناروے کے کیسپر روڈ نے اسٹاک ہوم میں کھیلے گئے نارڈک اوپن کا فائنل جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ وہ یہ ٹائٹل جیتنے والے پہلے نارویجین کھلاڑی بن گئے ہیں۔ فائنل میں کیسپر روڈ نے فرانس کے یوگو ہمبرٹ کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-2 اور 6-3 سے مات دی۔ کیسپر روڈ کا سال 2025 کا یہ دوسرا جبکہ کیریئر کا 14واں ATP ٹور ٹائٹل ہے۔ قازقستان کی ایلینا ریباکینا نے ننگبو اوپن ٹینس ٹائٹل جیت لیا۔ چین میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں ریباکینا نے روس کی کاترینا الیگزینڈرووا کو ہرا کر WTA فائنلز میں کوالیفائی کرنے کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھا۔ ریباکینا نے پہلا سیٹ 3-6 سے ہارنے کے بعد کم بیک کیا اور اگلے 2 سیٹ 6-0 اور 6-2 سے جیتے۔ ریباکینا کے کیریئر کا یہ 10واں ٹائٹل ہے۔再次为您介绍2025俄罗斯宁波网球公开赛冠军莱巴金娜。بہت شکریہ انیسا آپ کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।